दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई चर्चा के साथ। और इस बार हम चर्चा करने जा रहे हैं तीसरे मोर्चे को लेकर। मेरे साथ पंकज पवार हैं। पंकज पवार से चर्चा करेंगे कि तीसरे मोर्चे को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार फिर से चर्चाएं बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी हैं कि तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आ रहा है, बन रहा है, बढ़ रहा है। और क्या उनको क्या लगता है कि क्या ये सब बातें जो हैं वो लोगों के बीच में ही हैं, या सच में उन्हें लग रहा है कि हाँ तीसरा मोर्चा सच में उत्तराखंड में जो है वो आगे बढ़ रहा है। भैया तीसरा मोर्चा फिर से चर्चाएं शुरू हो गई कि तीसरा मोर्चा जो है वो बन रहा है, बढ़ रहा है आगे। कई लोग जो हैं इसमें चर्चाएं कर रही हैं और सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा होने लगी है। आपको क्या लग रहा है कि उत्तराखंड में तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आ सकता है कि नहीं आ सकता, या फिर जिस तरह से कहा जाता है कि भाजपा और कांग्रेस जो राष्ट्रीय दल है उन्हीं का उत्तराखंड है? देखिए, अभी तीसरे मोर्चे की आप जो बात कर रहे हैं, तीसरा मोर्चा तो नहीं बना है, ये अभी स्वाभिमान मोर्चा बना है। और स्वाभिमान मोर्चे में जितने भी युवा विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़कों पर थे, चाहे वो बॉबी हो या फिर मोहित हो या फिर लुसान हो, और इसके अलावा जो हमारे पत्रकारों में से ही एक थे त्रिभुवन चौहान, वो, और इसके अलावा मास्टर जो वहाँ ऋषिकेश में जिन्होंने चुनाव लड़ा, ये सब एकजुट हुए हैं। इन्होंने एक स्वाभिमान मोर्चा बनाया है। अच्छी बात है। उत्तराखंड में एक ऐसा फोर्स होना चाहिए कि जो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय दल हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो हम, और ये एक बड़ी बात है, पूरे देश भर में क्षेत्रीय दलों ने धूम मचा रखी है। पूरे देश भर के कई इलाकों में, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें और इसके अलावा विभिन्न साउथ के विभिन्न इलाकों में आपने देखा होगा कितने रीजनल जो पार्टीज़ हैं उन्होंने वहाँ पर सत्ता भी पाई है, और या फिर वो विपक्ष की प्रमुख भूमिका में है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, बीजेपी को भी वहाँ पर जो है बाकायदा उनसे समन्वय करना पड़ता है। तो अब आप झारखंड की बात करें, झारखंड में जो मुक्ति मोर्चा है उन्होंने फिर से सरकार बना ली, तो ये उनकी मजबूती है। लेकिन उत्तराखंड में ही जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर रीजनल पार्टीज़ हैं वो हमेशा हाशिए में चली जाती हैं। यूकेडी एक समय में एक बड़ी फोर्स के रूप में थी उत्तराखंड में, और जिस तरीके से उन्होंने राज्य आंदोलन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उसके बाद के दो चुनाव थे, उन्होंने जिस तरीके से उनके मंत्री भी आए, उसके अलावा विधायक आए, लेकिन धीरे धीरे अब वो हाशिए पर हैं। आज ना उनका कोई सदन के अंदर कोई विधायक उस तरीके से नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी जो अहम की जो लड़ाइयाँ थी वो कहीं ना कहीं उसने जो यूकेडी है उसको ख़त्म किया है। उम्मीद की जानी चाहिए यूकेडी रिवाइव हो, और उत्तराखंड के जो जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको जो हैं, उनके जो युवा हैं, नई जो पौध है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती हुई नज़र आए। और मैं तो यही उम्मीद करना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों के साथ साथ जो बड़े क्षेत्रीय जो राष्ट्रीय दल हैं उनके साथ साथ क्षेत्रीय दल भी उत्तराखंड में उतनी ही पावर में होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं एक जो चेक एंड बैलेंस की जो मैं हमेशा बात करता हूँ वो भी बना रहे। नहीं भैया, अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए भविष्य में एक तीसरा मोर्चा आ जाता है, कई सारे लोग मिलकर, या यूकेडी जिस तरह से आपने नाम लिया वो सब मिलकर एक दल बना देते हैं, क्या भाजपा और कांग्रेस के सामने टिक सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए इस समय भाजपा के पास तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, और कांग्रेस भी काफ़ी बड़ी पार्टी है उत्तराखंड में अगर देखा जाए, और पैसे के धन के बल में भी अगर बात की जाए तो उनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो इन सब के सामने क्या ये टिकते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो इनको ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि वो टिकेंगे नहीं टिकेंगे, वो ये इन तमाम लोगों के ऊपर है। ये जो तमाम लोग जो हैं वो किस तरीके से अपनी राजनीति को, अपने इस दल को लेके जाते हैं। हमने देश की राजनीति में भी देखा कि किस तरीके से बड़े आंदोलनों से राजनीतिक दल निकले और वहाँ पर किस तरीके की स्थितियाँ हुई, और पहले जो लोग साथ थे वो कैसे कैसे एक एक करके दुश्मन बनते गए। तो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को जो ये इस समय एक साथ हैं, इनको अपनी एकजुटता बनाए रखनी होगी।
दूसरी बात यह है कि जो अपनी अहम की लड़ाइयाँ हैं उनको दरकिनार करके प्रदेश हित में क्या हो सकता है उस पर ज़्यादा अच्छा सोचना होगा। और वरना हालात वैसे ही होंगे, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता उस दल का, वैसे ही हालात हो सकते हैं। तो उत्तराखंड में ज़रूर एक अच्छे रीजनल पार्टी की ज़रूरत है, रीजनल मोर्चे की ज़रूरत, और ख़ास तौर पर तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है। हम अगर ये कह दें, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जैसे महेंद्र भट्ट ने क्या कहा है, आपको सुना देता हूं कि उन्होंने इस तीसरे मोर्चे को लेकर क्या कहा और उसके बाद करण महारा ने क्या कहा, वो आप ज़रा सुन लीजिए। आते हैं, क्या आपको लगता है कि क्या देखिए, जब संगठन असहाय हो जाता है और जब संगठन के लोगों को ये लगता है कि इस दल में रहकर हम समाज का ना तो कुछ काम कर सकते हैं ना अपना कोई स्थान बना सकते हैं, तो ऐसे समय पर पार्टियों को टूटना का क्रम प्रारंभ होता है। कांग्रेस बार बार उत्तराखंड में टूट रही है। अभी 16 में शुरुआत रही होगी, मैं फिर कह सकता हूँ इस बार भी बड़ी शुरुआत कांग्रेस को देखने को मिलेगी। कांग्रेस दूसरे के घरों को न देखे, अपने घर को संवारे, अपने घर को ठीक करे। हम भी चाहते हैं कि जब प्रदेश के अंदर तीसरे मोर्चे की चर्चा होती है तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मैं चाहता भी हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जब कांग्रेस मृतप्राय हुई तो ऐसा अपोजिशन होना चाहिए जो जनता के मुद्दों को उठाने के उतना सक्षम हो। इसलिए हर प्रकार के राजनीतिक दल जो आज हैं ये तो भविष्य में, मुझे देखना ही है कि कितने दल चुनाव लड़ते हैं। ये केवल एक ब्लैकमेलिंग की जो राजनीति कुछ स्थानों पर हो रही है ये उचित नहीं है। मुद्दों के हिसाब से आप चुनाव में आइए, भारतीय जनता पार्टी और उसका जवाब आपको समय पर देगी। अध्यक्ष जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को नहीं बीजेपी को? देखिए, तीसरा मोर्चा बने और कोई मोर्चा बने, पहली बात तो मोर्चे बनने की स्थिति को दूर दूर तक नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ जो चीज़ें खड़ी होती हैं उसका कोई आधार नहीं होता है। हमने लंबे समय तक पोजीशन में राजनीति की है और तब राजनीति की जब हमने कल्पना में नहीं की थी हम सत्ता में आएंगे। और सत्ता के लिए राजनीति करने के लिए मोर्चे बन रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। देखना ही है कितने लोग 2027 के चुनाव मैदान में सामने आते हैं। जनता जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तराखंड जनता का जो प्रभाव, जो उनका महत्व है, जनता जानती है कि जब से राज्य बना है, राज्य बनाने से लेकर और अभी तक के विकास में भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान है वो जनता कभी भूल नहीं सकती है। लोकसभा में हम 5 लोकसभा जीते हैं और मैं विश्वास कह सकता हूँ पिछली बार से ज़्यादा विधानसभा में हम पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जीतकर तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। आपको देखिए, मैं इस पर अभी खुल के कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को ये पता है कि कांग्रेस अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और हम बीजेपी को बैकफुट में लाने में कामयाब रहे हैं। चाहे वो बाई इलेक्शंस रहे हों, केदारनाथ हम हारे भले ही हैं लेकिन हमने 50% से ज़्यादा वोट अपना बढ़ाने का काम किया। और मुझे लगता है कि अगर कोई बी टीम के रूप में काम करेगा तो पब्लिक इस बात को समझेगी, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन में देश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा। आज लोकपाल की बात कोई नहीं कर रहा, ना खुद अन्ना हजारे आज लोकपाल की बात नहीं कर रहे हैं। खुद वो जितने इश्यूज़ को लेकर उन्होंने अन्ना ने आंदोलन किया था उन चीज़ों पे आज वो अन्ना जी चुप हैं। और उनके जो बनाए हुए चेले चपाटे थे, कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री, कोई राज्यपाल, कोई कोई केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन अन्ना हजारे आज उन सारे विषयों पर चुप हैं। तो लोग बार बार नहीं ठगे जाते और मुझे लगता है कि अन्ना हजारे, कुछ लोग अन्ना हजारे से लगातार मिल रहे हैं इस प्रदेश से भी, जिसकी मुझ पर पुख्ता जानकारी है। और अन्ना हजारे किसके लिए खेलते हैं ये सबको पता है। नहीं, उन्होंने केदारनाथ का नहीं, वो महेंद्र भट्ट ने अपनी पार्टी की पोल खुद ही खोल दी, क्योंकि फंडिंग तो कहीं ना कहीं से बीजेपी कर रही है, सीधे कर रही है या घुमा के कर रही है। नए लोगों को पता नहीं होता कि उनको कौन लोग मदद कर रहे हैं और किस नीयत से कर रहे हैं। तो जब इन नौजवानों की या इस ऐसे लोगों की जब आंखें खुलेंगी तो निश्चित ही वो समझ जाएंगे और वो सही कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो सुना आपने जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाई तीसरा मोर्चा खड़ा होगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, और करण महारा भी सीधे तौर पर उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ये सोच लिया है कि कोई तीसरा खड़ा होगा तो जो वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो हो जाएगा और उससे फ़ायदा जो है बीजेपी को होगा। फलाना राजनीतिक दल ये सोच रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं क्या पता भविष्य में कुछ और राजनीतिक वो हो।
लेकिन इसके लिए इन जो ये युवा हैं इनको आगे आना होगा और इनको इन तमाम चीज़ों से थोड़ा वो होना होगा। एक तो ये पत्थरबाजी और जो वाली जो राजनीति है ना वो थोड़ा कम करना होगा, वो बहुत अच्छी वो नहीं है। नहीं, एक चीज़ मैं आपको भी थोड़ा सा इसी में क्योंकि जोड़ूंगा, जिस तरह से महेंद्र भट्ट की आपने बात की, हमने बयान भी सुनाया उनका, भैया वो आखिर क्यों ना सोचें, क्योंकि इससे पहले ये सब चीज़ें उत्तराखंड में हो चुकी हैं कि यूकेडी की आप बात नहीं कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ कि यूकेडी जीती, एक बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ यूकेडी आई, भले ही कम सीटें लेकर आई लेकिन लेकर आई, उसके बाद जाके वो सत्ता में चली गई। मतलब जानती है भाजपा और कांग्रेस की इन्हें किसी न किसी तरह से अगर ये भी जीत कर आ जाते हैं तो ये कल मेरे पास आएंगे, चाहे कोई भी हो। क्या ऐसा नहीं लगता है कि यही जो है मेंटलिटी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के जो युवा हैं शायद उनके दिमाग में भी है, और राष्ट्रीय दल तो ये लेकर बैठे हुए हैं कि यहाँ जो भी जीतेगा हमारे पास आ जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, उनके दिमाग में यही मेंटेलिटी है। और कहीं ना कहीं सबको ये लगता है, जैसे केदारनाथ की हम बात करें तो केदारनाथ में ये आरोप ज़रूर लगा कि त्रिभुवन ने जब चुनाव लड़ा तो वो इतने वोट ले गए जिससे कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो हार गया और बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। लेकिन पता नहीं लोग कैसे वो वोटिंग का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि फलाने की वजह से नुकसान हो गया, या फिर क्या अगर त्रिभुवन नहीं भी खड़ा होता तो क्या मनोज रावत को वो पूरे 9 के 9,000 वोट मिल जाते। ऐसी स्थिति नहीं होती है, लेकिन होता है कहीं कहीं जगह पर किसी तीसरे के खड़े होने से भी, और बाकायदा कहीं ऐसे भी होते हैं जहाँ पर राजनीतिक दल, बड़े राजनीतिक दल जो हैं वो बाकायदा खड़े भी करवाते हैं अपने किसी ऐसे प्रत्याशी को जिससे उनको राजनीतिक लाभ हो। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि ये जो ये युवा हैं वो अगर राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं तो उनको अपनी रीढ़ को मजबूत रखना होगा, अपनी उन तमाम संघर्षों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। संघर्ष भी ऐसा नहीं, अगर सत्ता की थाली है तो उनके अंदर वो दम होना चाहिए कि आप उस सत्ता की जो सामने जो रखी हुई तमाम व्यंजनों की थाली है उसको भी ठुकराने की हो सके। विपक्ष की लड़ाई लड़ने की भी, अगर जो विपक्ष की लड़ाई कई सालों तक लड़ता है वही मजबूती से सत्ता भी चला पाता है। आप ये देखिएगा, बीजेपी ने विपक्ष की राजनीति बहुत सालों तक की और अब वो देश की सत्ता में किस तरीके से काबिज है वो आप भी जानते हैं। आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं बिल्कुल भैया, अगर थोड़ा सा दिल्ली का उदाहरण ले ले, दिल्ली में जिस तरह से बहुत ज़्यादा प्यार आम आदमी पार्टी को मिला और आम आदमी पार्टी किस तरह से जीती 2 बार सबने देखा, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो लोग भी ऐसा लगा कि अपने ट्रैक से थोड़ा भटकने लगे और कैसी स्थिति है ये सबको इस समय दिख गया है। बाकी एक आखिरी सवाल मेरा भैया यही है कि आपको क्या लग रहा है कि तीसरा मोर्चा उत्तराखंड में क्या अगर आता है अस्तित्व में तो उसकी कितना ज़्यादा जो है उम्मीदें हैं कि वो आगे बढ़ेगा? एक आखिरी में। अच्छा, इस आपने जो अंतिम सवाल पूछा उससे पहले मैं आपको मेरे को इन तमाम युवाओं से एक बात और कहनी है कि भाई जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपके पास ये पार्टी चलाने के लिए फंड कहाँ से आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये भी साफ करना होगा, अपनी बात सबके सामने रखनी होगी कि आखिरकार जो ये फंड है, आप इतने अगर राजनीतिक दल अगर चला रहे हैं तो उसका फंडिंग आपको कहाँ से हो रही है, क्योंकि जनता हर चीज़ का पोस्टमार्टम करती है। आने वाले समय में आपसे ये भी सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आपने जैसा कहा, ये जो तीसरे मोर्चे की जो कवायद होगी मुझे लगता है कि ये अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आने वाले समय में किस तरीके, क्योंकि ऐन राजनीतिक जब चुनाव होते हैं 2027 आएगा, उससे 6 महीने पहले अगर कोई तीसरा मोर्चा बनेगा तो लोगों को समझाने तक में परेशानी हो जाएगी कि भाई ये तो फलाना जगह पे जो खड़ा है वो हमारा प्रत्याशी है, फलाना जगह वो, वरना लोग तो इसी बात में कंफ्यूज रहेंगे। तो अगर कोई तीसरा मोर्चा बन रहा है तो अभी से बन जाए, उसमें चाहे आप यूकेडी को शामिल करें या फिर स्वाभिमान मोर्चा हो। आपने रक्षा मोर्चे के हालात देख लिए थे, किस तरीके से वहाँ पे वो आए थे। पहले उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम गैर राजनीतिक हो जाएंगे। तो ऐसा भी ना हो, अगर आएँ तो अच्छी तरीके से आएँ। और जिस तरीके से अभी स्वाभिमान मोर्चा के जो युवा हैं तमाम लोग आए हैं, हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेंगे और अच्छा करने की कोशिश उनके अंदर होनी चाहिए और भविष्य उनका उज्ज्वल हो। मैं इसी तरीके की कामना करता हूँ। बिल्कुल, हम सभी ये कामना करते हैं, क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो
राष्ट्रीय दलों को छोड़कर जो स्थानीय जो प्रतिनिधि हों, जो लोग हम लोगों की जो पहाड़ की, जो उत्तराखंड की बात करें, अगर वो लोग हों तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आगे बढ़ रहा है, भी युवा प्रदेश है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप जिस तरह से मैं लगातार आप लोगों को कहता हूं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है आप इस पूरे जो हम लोग चर्चा करते हैं वो आप देखते हैं, तो आप लोग आई एम पंकज पवार, पंकज टॉक और इसके साथ ही न्यूज़ हाइट और पहाड़ी सेमवाल जो है ये फेसबुक पेज हैं, इनको ज़रूर फॉलो करें, ताकि जिस तरह की हम चर्चाएँ कर रहे हैं उन चर्चाओं को हम और भी आगे आपके बीच पर लेकर आते रहें।